हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चलते हैं अपनी वीडियो नंबर 17, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे पहले बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजिशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि अलग अलग लेवल पर उनकी अथॉरिटीज, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी जो जॉब पोजीशंस है, उन सभी का एक जो नेटवर्क होता है, वही नेटवर्क हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा मेनली 2 टाइप्स का होता है। यहाँ 2 भागों में बांटा जाता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जिसमें पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। पहला हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर मीन्स जो फंक्शन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता हो। डिविजनल स्ट्रक्चर जो कि डिवीजन प्रोडक्ट यूनिट्स के आधार पर आपका डिवाइड किया जाता हो, राइट। तो यहां हम सबसे पहले 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर पर हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्लियर कह रहा है ये, when the activities or job are grouped keeping in mind the functions or the job, then it is called functional structure. It means ऐसी एक्टिविटीज जो कि उनके फंक्शन को ध्यान में रख करके एक ग्रुप क्रिएट किया गया हो, वही हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। यानी कि जिनके फंक्शनों को ध्यान में रख करके हमने उसके ग्रुप को बनाया है, उस ग्रुप को क्रिएट किया है, केवल डिपेंडेड ऑन इट फंक्शंस, यानी कि उनके फंक्शंस को ध्यान में रख करके, तो उसी को हम कहेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट। जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें कि एक फर्म के अंदर सेल्स का डिपार्टमेंट अलग हो गया, यानी कि उसके सेल्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटी सेल्स डिपार्टमेंट में होंगी, परचेज से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज परचेज डिपार्टमेंट में होंगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगी। तो ये सभी आपके फंक्शन के आधार पर डिपार्टमेंट्स हमने डिवाइड कर दिए हैं। तो यही हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं कि इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के। तो सबसे पहले एडवांटेज की हम बात करते हैं। तो एडवांटेज पहला कहता है ये ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। सबसे पहला फायदा हमें क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर से कि ये क्या है, स्पेशलाइजेशन है। यानी कि आप जानते हैं कि जब एक व्यक्ति एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम करता रहेगा तो उसका एक्सपीरियंस इंप्रूव होता रहेगा, और इसी कंडीशन पर वो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, स्पेशलिस्ट बन जाएगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो इसलिए क्या है, इससे ये बेनिफिट होता है कि हमें स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। नेक्स्ट इज प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गए और उस डिपार्टमेंट के आधार पर ही हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल रख सकते हैं कि भाई परचेज डिपार्टमेंट क्या हो रहा है, परचेज सारी जानकारी हमें परचेज डिपार्टमेंट में आसानी से मिल जाएगी। और कोऑर्डिनेशन भी इससे बना रहता है। परचेज डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, सभी अपने अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक बन के निकल के आएगा। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इससे मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, यानी काम करने की क्षमता भी उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि मैनेजर को फिर सभी पर अलग अलग ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वो पर्टिकुलर ग्रुप वाइज उनके मैनेजर से सीधा कांटेक्ट करके अपनी जानकारी को रिसीव कर सकता है, या उनको कोई ऑर्डर देना चाहे तो ऑर्डर दे सकता है, कोई भी मीटिंग लेना चाहे तो मीटिंग ले सकता है। तो उनकी जो ऑपरेशनल और मैनेजरियल एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्म में सारे लेबर सारे एम्प्लॉय को एक साथ बैठा करके मीटिंग लेना संभव नहीं हो पाता है। तो जो मुख्य उनके ग्रुप इंचार्जेस होते हैं उनको बैठा करके ग्रुप मीटिंग ली जा सकती है। एंड लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। और इससे जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हैं, जो कार्य बार बार किए जाते हैं, वो भी यहाँ से बच जाते हैं, क्योंकि फिर डिपार्टमेंट वाइज ही वर्क किया जाएगा। और डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स होंगे, जो डिपार्टमेंटल इंचार्ज होंगे, वो सभी एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे, सुपरवाइज करेंगे कि कोई किसी प्रकार का एफर्ट्स ऐसा तो नहीं है जो कि डुप्लीकेशन में आ रहा हो। तो वो सारी चीजें मिनिमाइज यहाँ से हो जाती हैं। एंड इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग।
और इससे ट्रेनिंग भी हमारी आसान हो जाती है और एक प्रभावशाली हो जाती है, एक इफेक्टिव ट्रेनिंग हो जाती है, राइट। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, इसकी हानियां क्या क्या हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है प्लेस लेस इम्पोर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आपका फर्म का ऑब्जेक्टिव है उस पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट्स पर ही ध्यान देते हैं, ओके। एंड सेकेंड इज प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। मान लीजिए परचेज में कोई प्रॉब्लम आई और या सेल्स में कोई प्रॉब्लम आई तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते एक दूसरे को। जैसे मान लीजिए हमारी क्वालिटी बहुत लो रही प्रोडक्ट की और ऐसी कंडीशन में कंप्लेंट की जाए तो सेल वाला कह देगा मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना बनाया है। परचेज वाले से बात करेंगे, परचेज वाले कह देगा मुझे क्या पता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करेंगे तो वो कह देगा भाई जैसा रॉ मटेरियल आया था वैसा मैंने बना दिया। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डालते थे। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है कोऑर्डिनेशन कम बन पाता है। एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, यानी कि आप अगर किसी लेबर किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना चाहें तो वो अदर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो एम्प्लॉय है वो परचेज डिपार्टमेंट में ही एक्सपर्ट होगा, ना कि सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स डिपार्टमेंट वाला सेल्स डिपार्टमेंट में ही एक्सपर्ट होगा, ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज आप उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनफ्लेक्सिबिलिटी है। एंड डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, और किसी की भी फिक्स अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी फिक्स नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वो सभी एक दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर टाल देते हैं, ये मेरा काम नहीं था, उसका था, ये उसका काम नहीं था, उस डिपार्टमेंट का काम था। तो ये सारे डिसएडवांटेज भी आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर में होते हैं, ओके। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर आई होप क्लियर हो गया होगा पूरा। अब हम बात करते हैं सेकंड डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो आइए देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है। डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर में बात करते हैं क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर। इट इज सुटेबल ओनली टू मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो सभी आपकी डिविजनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। जैसे एक ही फर्म शॉप का मैन्युफैक्चर कर रही है, हेयर ऑयल का मैन्युफैक्चर कर रही है, फेस क्रीम का मैन्युफैक्चर कर रही है, यानी 3 अलग अलग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर एक ही फर्म कर रही है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, यानी कि सभी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अलग अलग पहले 3 डिपार्टमेंट तैयार करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, एक हमने शॉप ले लिया, दूसरा हेयर ऑयल ले लिया, तो ये आपके डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है। 2 डिपार्टमेंट हो गए। मान लीजिए 2 डिपार्टमेंट में आप इनके अंदर अब आपको फंक्शनल डिपार्टमेंट भी तैयार करने होंगे, यानी कि शॉप का परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा। वैसे ही हेयर ऑयल के भी तीनों डिपार्टमेंट अलग होंगे, इसका भी परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट अलग होगा। ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर ये कहता है जो डिविजनल स्ट्रक्चर्स है, जहां पर जो फर्म मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही होगी वहां हम डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज में लाते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके भी हैं, वो क्या है वो देखते हैं। देखिए इसके एडवांटेज क्या है। नंबर 1 प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। सबसे पहली बात ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, यानी कि अगर शॉप का डिपार्टमेंट है तो वहां पर शॉप से रिलेटेड सारे जानकारियां आपको कंप्लीट मिलेंगी, उससे रिलेटेड सारे एक्सपर्ट्स आपको वहां मिलेंगे। हेयर ऑयल डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड सारी जानकारियां हेयर ऑयल डिपार्टमेंट में मिलेंगी। तो ये चीज ये कह रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। सेकंड इज फास्ट डिसीजन मेकिंग। फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, तुरंत डिसीजन निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि शॉप डिपार्टमेंट है, इसका एक मेन मैनेजर आपने बैठा रखा होगा, वैसे ही हेयर ऑयल का भी एक मेन मैनेजर आपने बैठा रखा होगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आउटपुट चाहिए, कोई भी इंक्वायरी चाहिए, तुरंत वो मैनेजर उस सभी से कंसल्ट करके आपको अपनी परफेक्ट जानकारी, परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपको देगा, राइट। तो फास्ट डिसीजन होती है। एंड अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी शॉप डिपार्टमेंट का जो मैन हेड होगा उसकी जिम्मेदारी होगी। कहीं भी कोई शॉप में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो उसका क्वालिटी खराब हो, चाहे सेल प्राइस ज्यादा हो गया हो, चाहे कॉस्टिंग में कोई दिक्कत आ रही हो, तो सारी जिम्मेदारी इस मैन हेड की होगी, क्योंकि उसको पता है उसने डिवाइड किए हैं वर्क को, किस प्रकार डिवाइड किया है। तो
ये अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर हो जाती है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है क्योंकि फर्म एक ही है और एक ही फर्म के अंदर 2 डिवीजन है। तो मान लीजिए अगर परचेज डिपार्टमेंट का कोई बंदा प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उसे यहाँ से ट्रांसफर करके हेयर ऑयल की परचेज डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का कोई बंदा अगर प्रॉब्लम कर रहा है या उसका हमें प्रमोशन वगैरह करना है या कोई प्रॉब्लम है तो इसको भी हम ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट के सेल्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट में कई आपके अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्या हानियां हैं वो देखेंगे। तो नंबर 1, मोर रिसोर्स रिक्वायर्ड। सबसे पहली बात, यहाँ पर रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट भी 2 हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट भी 2 हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी 2 हो गए, क्योंकि दोनों डिवीजन के आधार पर अलग अलग बनेंगे, तो इसलिए रिसोर्सेज की ज्यादा आवश्यकता होती है। एंड प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने प्रोडक्ट पर ही फोकस करते हैं पर्टिकुलर। शॉप डिपार्टमेंट को हेयर ऑयल से कोई मतलब नहीं है, हेयर ऑयल को शॉप से कोई मतलब नहीं है, दोनों अपने ही केवल डिपार्टमेंट पर फोकस करेंगे, ना कि बगल वाले डिपार्टमेंट पर। तो ये भी कमी है। एंड कॉन्फ्लिक्ट भी होता है इनमें कि शॉप डिपार्टमेंट देखता है कि हेयर ऑयल वाले को तो एक अच्छी मशीनरी दी गई है, अच्छे रिसोर्सेज दिए गए हैं, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं, जबकि शॉप डिपार्टमेंट के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। तो शॉप डिपार्टमेंट भी ये कह सकता है कि भाई उसके लिए तो न्यू टेक्नोलॉजी, बट मेरे लिए वही ओल्ड टेक्नोलॉजी, तो मेरे लिए भी कुछ नई चीज लेकर के आए। तो इस पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। एंड इंक्रीजेस इन कॉस्ट, कॉस्ट 100% इंक्रीज होगी क्योंकि सभी डिपार्टमेंट का खर्चा अपना अलग अलग है। ये एक छोटा सा डिवीजन हो गया, इसका परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन या सभी डिपार्टमेंट में अंदर काम करने वाले व्यक्ति भी होंगे, उनकी सारा खर्चा लगा करके उनकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, क्योंकि यहाँ पर एक डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग अलग बटे हुए हैं। तो इसलिए इंक्रीज इन कॉस्ट, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर दोनों आपको क्लियर हो चुके हैं, राइट। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।